भी औरत को जरूरत नहीं है, दे आर एनीवेज मोर मोटिवेटेड एंड मोर क्रिएटिव। औरतों की सक्सेस को, औरतों की इंटेलिजेंस को थोड़ा कम सेलिब्रेट कर, मतलब सीरियसली कोई नहीं, बहुत सीरियसली उसके विचारों को भी कोई बहुत सीरियसली नहीं ले रहा। वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, हमें कहना ही चाहिए तुम उसके लेवल पे आ सको, क्योंकि वो तो चमक रही है ना। इट्स ओके। फेवरेट मूवी अमेली, फ्रेंच फिल्म है। अरे भाई तेरा दिमाग कम, उसका क्या करेंगे? टू नो कि व्हाट आर पीपल, व्हाट आर वी। तो फिर वो तो कोई एक पड़ोस की आंटी थी, वो घर आई, उन्होंने मम्मी को कहा कि आपकी बेटी तो टीवी पे आ रही है शायद। नमस्कार, मैं प्रेरणा एम्प्टी बोतल प्रेजेंट्स 1 to 1 विद प्रेरणा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी खास मेहमान है आकृति सिंह, जिनका काम भी उनके नाम की तरह है। उन्होंने अपने काम को बड़े ही खूबसूरत तरीके से नई नई आकृतियाँ दी हैं। वो एक राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, मैनी मोर, पता नहीं कितनी सारी खूबियाँ उनके अंदर। उनके चर्चित प्ले हैं बोइंग गोइंग, बुलशिट जॉब, नाचारी इत्यादि। एंड उनका एक बहुत ही चर्चित फिल्म है उनकी, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, 8 डाउन तूफान में। तो चलिए मिलते हैं खुले दिल की आकृति से और ढेर सारी बातें करते हैं। हाय आकृति, कैसे हो आप? हाय प्रेरणा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप मुझे अपने नाम के बारे में बताइए, इतना इंटरेस्टिंग नाम आकृति। आकृति, अच्छा। तो मेरे पापा ने रखा है मेरा नाम। मैं जब उनसे पूछती थी कि आपने मेरा नाम आकृति क्यों रखा है, तो वो ना एक डैड जोक सुनाते थे कि तू ना बचपन में आ करती रहती थी, लाइक अ चाइल्ड, तो मैं तुझे आ करती आकृति बोलता था। नाइस। बट वैसे आकृति मीन्स फिगर, शेप, किसी चीज की आकृति। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप डायरेक्शन में हो, राइटिंग में हो, एक्टिंग में हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है, जो मैंने जितना देखा है, वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर लोगों के काम के। थैंक यू। तो आकृति, जैसे कि आपका नाम है, बहुत ही किसी चीज को शेप देना, आपने बोला फिगर करना। तो इंडिपेंडेंट सिनेमा आपने बनाया है, आपने बहुत सारे चिल्ड्रंस प्ले बनाए हैं, काफी सारी स्टोरी लिखी है। तो उस बारे में कुछ बताइए, कैसे इन सब चीजों का ध्यान आया एंड कब लगा कि मुझे इन सब चीजों में काम करना है? मुझे ना प्रेरणा हर चीज में इंटरेस्ट है, मुझे सब कुछ करना है। मुझे तुम कल को फिजिसिस्ट बना दोगी और बोलोगी कि तुम जो है क्वांटम थ्योरी पे काम करो, तो मैं पूरा दिल लगा के वो भी कर लूँगी। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। आई एम इंटरेस्टेड इन एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो बट ऑफ कोर्स हमारे यहाँ इंडिया में जब हम बच्चे होते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, कल्चर के नाम पे ज़्यादातर फिल्म ही होती है। अब फिल्म ही रह गई है ना। ऐसा कोई नहीं हो रहा था कि कोई गीत हो रहे हैं मेरे आसपास, या लोकगीत हो रहे हैं, या लोक नृत्य हो रहे हैं, या कुछ और ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको लाइफ की मंडेननेस से दूर करे। कुछ भी और नहीं था। सिनेमा एक ऐसी चीज़ थी जो ना ऐसा लगता था ये नॉर्मल जिंदगी है, बट ये क्या है ना। तो मैं जब छोटी सी बच्ची थी ना, तब भी मैं जब सिनेमा हॉल में जाके बैठती थी, फिल्म जब शुरू होती है, लोगो आता है ना किसी फिल्म का, जैसे ही वो लोगो आता था ना, मेरे दिल में एक ऐसा धुक होता था कि फिल्म आएगी, फिल्म देखूंगी। तो मुझे फिल्म, वहीं से शायद फिल्म में इंटरेस्ट है। शायद और सारी चीज़ें होती मेरे पास, और तरीके की आर्ट होती, तो शायद उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता, क्या पता। बट क्योंकि सिनेमा ही था उस छोटे से शहर में जहाँ और कुछ इतना मज़ेदार नहीं है, तो वहाँ से फिल्मों में इंटरेस्ट था। फिर बिकॉज एज अ स्मॉल गर्ल तुम पोस्टर्स देखते हो फिल्मों के, जिसमें एक हीरोइन है जो वैसी नहीं दिखती जैसे तुम्हारे आसपास की मम्मी, चाची, मौसी दिखती हैं, एंड यू फील वाओ, ये कितनी कूल है यार, इसने कितने कूल कपड़े पहने हुए हैं। बचपन में तो क्या एक्टिंग वैक्टिंग। तो मैं सोचती थी अगर कोई ये काम कर सकता है तो कुछ भी और हम क्यों करते हैं लाइफ में। सो दैट इज हाउ माई इंटरेस्ट इन सिनेमा स्टार्टेड, विच आई थिंक हमारे देश में कितने सारे लोग सिनेमा में ही इंटरेस्टेड है ना। वी लव आवर फिल्म्स, अगर फिल्म अच्छी हो तो। तो सबसे पहले आपने जो भी वर्क करा इस फील्ड में, वो क्या था? लाइक वो प्ले था,
सीरियल था बॉम्बे movie में थी? आके जी बॉम्बे हाँ, आके जी। तो मैंने सबसे पहले टेलीविजन से शुरू किया। मुझे मेरे कोई भी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। आई केम टू बॉम्बे विद अ जॉब। आई एम एन आर्किटेक्ट, सो आई टुक अप अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल फर्म। एंड जब मैं वो जॉब कर रही थी, तो मैंने फिगर आउट किया सैटरडे संडे को क्रिएटिंग कैरेक्टर्स करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक्टिंग क्लासेस हो रही थी वीकेंड। तो आई ज्वाइन दैट। देन आई फिगर्ड आउट कि ऑडिशंस कैसे देते हैं। देन आई गॉट वर्क इन टेलीविजन। तो मैंने सबसे पहले टीवी शोज़ किए हैं। स्मृति ईरानी के साथ एक शो आता था मेरे अपने, आई यूज्ड टू प्ले हर डॉटर। और ऐसे मतलब पहले टीवी कर रही थी। उसके बाद काफ़ी सारा टीवी किया। मतलब ऐसा हुआ कि एक दिन में 2-2 सीरियल 3-3 सीरियल्स के शूट चल रहे हैं। देन आई लर्नड अ लॉट। मतलब आपकी क्राफ्ट इतनी होन हो जाती है ना जब आप टीवी कर रहे होते हो, बिकॉज आपको स्क्रिप्ट तभी के तभी मिलती है। आपको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि आप कैसा करोगे, वो आपको अपने मन के अंदर रखना है कि नहीं मेरे को अच्छा ही काम करना है ना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। स्क्रिप्ट कभी कभी अच्छी नहीं लिखी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी नहीं लिखी होती है। तो वहाँ मैं थोड़ी सी टीवी से मतलब मुझे ऐसा हो गया कि अगर आई रियलाइज्ड एट वन पॉइंट कि अगर मैं यही करती रही तो मैं कभी भी अपनी स्किल नहीं इम्प्रूव कर पाऊंगी। क्राफ्ट मतलब हाँ, क्राफ्ट हो रही है, लेकिन आर्टिस्टिक चीज़ जो है जो एक्टिंग में, वो शायद टीवी करके नहीं इम्प्रूव होगी। फॉर दैट आई नीड अ बेटर स्क्रिप्ट, बेटर डायरेक्टर, बेटर थॉट्स, बेटर आइडियाज़। तो फिर मैंने एक टाइम के बाद ना बिल्कुल बस ऐसा ब्लॉक लगा दिया कि अब टीवी नहीं करना है। तो फिर ऑडिशंस देने भी बिल्कुल बंद कर दिए, छोड़ दिए सब कुछ। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। ये था। जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्या इस फील्ड में आपकी फैमिली में से कोई है, या आप ही निकले एकदम से कि मैं जा रही हूँ झंडा गाड़ूंगी? कोई नहीं और है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि जब मैंने टेलीविज़न करना शुरू किया था, मैं तो जॉब कर रही थी ना, जॉब छोड़ के, तो मैंने घर पे बताया भी नहीं था। क्योंकि मुझे लगा मना कर देंगे यार। तो फिर वो तो कोई एक पड़ोस की आंटी थी, वो घर आई, उन्होंने मम्मी को कहा कि आपकी बेटी तो टीवी पे आ रही है शायद। माय मॉम वाज लाइक हैं? तो मम्मी ने कॉल करके पूछा बेटा तू टीवी कर रही है? कहा हाँ मम्मी, बट बिकॉज तब कर रही थी तो देन दे बिकेम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं पहले बता देती तो मना ही हो जाता। तो ऐसा है। एज ए वुमेन कभी इंडस्ट्री के अंदर काम करते वक्त, या फिर किसी चीज़ को, किसी प्रोसेस को करते वक्त, या थिएटर में या फिर मूवी या कहीं भी ये फील हुआ कि वुमेन को लोग उस तरीके से नहीं पुश करते या मोटिवेट करते जितना वो एक आदमी को करते हैं? हाँ। देखो, पुश और मोटिवेशन की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। किसी भी औरत को ज़रूरत नहीं है। दे आर एनीवेज मोर मोटिवेटेड एंड मोर क्रिएटिव देन द अदर जेंडर, बिकॉज उन्हें ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइक उन्हें बहुत ब्रिलियंट होना पड़ता है। नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल करके जहाँ तक पहुँचता है, कोई भी औरत बहुत ब्रिलियंट होके उसके लेवल तक पहुँचती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना औरतों की सक्सेस को, औरतों की इंटेलिजेंस को थोड़ा कम सेलिब्रेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 17 नाटक लिखे हैं। अगर किसी आदमी ने 17 नाटक लिखे होते तो अब तक उसे बहुत ही सेलिब्रेट कर देते, अरे क्या राइटर है यार, ये है वो है ना। मेरे बारे में शायद ऐसा मानते हैं कि लड़की है, कर रही है, मतलब सीरियसली कोई नहीं, बहुत सीरियसली उसके विचारों को भी कोई बहुत सीरियसली नहीं ले रहा होता। वरना तुमने तो नाटक देखे, आई थिंक मैं हर नाटक में बहुत सारी चीज़ें कह रही हूँ, बट मुझे बस पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सेलिब्रेशन कम है। बाकी तो भाई रोक तो कोई सकता ही नहीं है। तो ये जो सेलिब्रेशन कम है, कहीं ना कहीं ये जो हमारी पुश्ते हैं या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव एक तरह से कहा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही हों, बट कहीं नहीं सारे लोग ही हैं। हमारा देश ही कंजर्वेटिव लोगों का है। वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, हमें कहना ही चाहिए। और उसमें से हम निकल के आ रहे हैं और हम किसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, हम सब, सारी औरतें, मतलब मेरी मम्मी की एक नानी थी जो घोड़ा चला करके खेत पे जाया करती थी, तो वो औरत भी कुछ निकल के कर रही थी। तो ऐसा मतलब वी आर आस्क्ड टू स्टे बैक
हमसे रुका नहीं जाता एंड वी कम आउट एंड वी डू आवर थिंग्स, है ना, बिकॉज हम भी तो ह्यूमंस हैं। इंडस्ट्री के अंदर ऐसा गर्ल्स को, या फिर मैं ये टॉपिक इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत बोल्ड तरीके से बात करते हो एंड आपका ये नहीं है कि इस टॉपिक पे नहीं बात करनी या फिर ये नहीं बोलना चाहती मैं, आप हर चीज़ पे खुल के बोलते हो। तो कई बार एज अ गर्ल बॉडी शेमिंग का ऐसा सुनने में आता है, या फिर हम फेस भी करते हैं, जैसे कोई बहुत पतला है तो उसे लोग बोल देते हैं, या कोई मोटा है तो उसे लोग बोल देते हैं। इसको तो एक्चुअली नेगिंग कहते हैं, और ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है। नेगिंग इज कि यू मीट अ गर्ल एंड यू हैव टू ब्रेक डाउन हर सेल्फ एस्टीम ताकि तुम उस पर हिट कर सको, या तुम उसके लेवल पे आ सको, क्योंकि वो तो चमक रही है ना। मतलब सपोज बार में कोई लड़की बैठी है, चमक रही है, तुम्हें जाके उससे बात करनी है, तुम्हारी मतलब तुम कैसे करोगे? तो फिर तुम नेगिंग करते हो। ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये तो दुनिया में भी लोग करेंगे, बिकॉज दैट्स द वे मेन हैव लर्न्ड टू इंटरैक्ट विद विमेन। थोड़ा सा इसे पुल डाउन कर देता हूँ। एंड बॉडी के बारे में बात करना बहुत इजी है, क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों सोसाइटी इसके अराउंड बना दी गई है कि औरत की खूबसूरती बड़ी इंपॉर्टेंट है आदमी की। वो मैंने ज्योति डोगरा का मास देखा था अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें एक डायलॉग था ना, मुझे कह रहे हो मोटी हो गई है, तुम भी तो गंजे हो गए हो। मैं तो मतलब क्या लिखती है यार ये लड़की, इतनी छोटी सी चीज़ में कितना कुछ कह गई। सो यार एक्सटर्नल अपीयरेंस की तो ना आदमी की ना औरत की एक लिमिट तक की बात कर सकते हैं ना, इंसान तो उससे डीपर होता है। बट ऑफ कोर्स आई थिंक जो भी कोई इंसान ये कर रहा है, हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा तो कास्टिंग वाले करते हैं ना, डायरेक्टर्स भी शायद कभी मतलब मुझे नहीं मिले, बट कास्टिंग वालों को पता नहीं क्या पता है। मुझे लग रहा है उन्हें चाइना से कुछ मैन्युफैक्चर करा के लाना चाहिए कि भाई ये फिट होगा या ये फिट होगी, बिकॉज एवरीवन एल्स इज लाइक तुम्हारा ये कम, तुम्हारा वो ज़्यादा। अरे भाई तेरा दिमाग कम, उसका क्या करेंगे? मतलब व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद योर ब्रेन? बाकी तो वी विल मैनेज। मुझे आप ये बताइए कि इन फ्यूचर जो भी आप काम करोगे या आने वाले 5 सालों में, आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में आपने सोचा है इस बारे में कि मुझे इन 5 सालों में ऐसा काम करना है, इस जगह पे होना है, या मैं ऐसे वो अपने आप के लिए? इट्स नॉट लाइक हाँ ऑफ कोर्स सबसे पहले बहुत मज़े करने, ठीक है, काम के थ्रू मज़े करने हैं। मतलब मुझे ना स्ट्रेस में नहीं आना है, मतलब मुझे लोड नहीं लेना है कि अरे यार अब चलो एक और फिल्म बनाते हैं। नहीं, इट शुड बी लाइक एक और फिल्म बनाऊंगी, अब एक और बनाऊंगी, और रोक के दिखाओ मैं कितने मज़े करने वाली हूँ, मैं ये करना है। एंड मेरे पास ऑलरेडी प्रेरणा 5-6 स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी तैयार हैं जो मुझे बनानी है, ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे नाटक होंगे, बहुत सारे नए लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेट करके। आई डोंट वांट टू मतलब पॉपुलर क्या बोलूँ, मैं बस चाहूँगी कि मेरा काम और ज़्यादा लोग देखें, है ना, क्योंकि बना तो मैं रही हूँ। मुझे शायद थोड़ा सा मार्केटिंग बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वो थोड़ा शायद समझना पड़ेगा, बट उसका भी कुछ पता नहीं, किसी दिन अपने आप भी हो सकती है। वी आर लिविंग इन अ वेरी फ्री वर्ल्ड, है ना। तो मैं तो यार बेसिकली मज़े ही करना चाह रही हूँ। आई डोंट नो, प्लान नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अरे नहीं मुझे 5 साल में ये गोल अचीव करना है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है और बहुत मज़े से बनानी है। तो एज एन आर्टिस्ट आपके लिए जो आर्ट है, आपका आर्ट, वो किस तरह का आर्ट है आपके अकॉर्डिंग? आपको लगता है कि ये मेरा आर्ट है? मैं ना बहुत शैतान हूँ, दिखती नहीं हूँ बट हूँ, अंदर से मैं बहुत शैतान हूँ। तो मेरा जो आर्ट है ना वो शैतान है। ठीक है, इट्स ट्राइंग टू ब्रेक एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, इट वांट्स टू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, बट गुस्से में नहीं। मुझे मस्ती है, मुझे ना चुल है कि ऐसा नहीं हो तो अच्छा, ऐसा ना करें तो मतलब जैसे तुमने नाटकों में भी देखा होगा कि अब तो और ज़्यादा धीरे धीरे कॉमेडी में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा है कि बिकॉज उसमें आप मस्ती करते करते कितनी सारी बातें कर जाते हो, है ना, एंड एवरीवन इज़ विद यू। तो अगर तुम मुझसे बोलोगी कि मैं डिस्क्राइब करूँ मेरा आर्ट, तो मेरे ख्याल से मेरा आर्ट मेरी
शैतानी से आता है। बाकी तुम बताओ, मुझे तुम्हें तो आपका आर्ट बहुत पसंद है। आपके आर्ट में बहुत सारी चीजें होती है, प्लस सोशल मैसेज होता है। इनके हॉरर प्ले में भी इतना सोशल मैसेज होता है। ये इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से बनाते हैं। आई थिंक जब लोग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आई थिंक। एंड इंडस्ट्री में आपको इतना टाइम हो गया, आई थिंक 1 डिकेड से ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट। तो इतने डिकेड में ऐसी ऐसी कौन सी बातें रही या ऐसी कौन सी चीजें रही जो आपने सीखा और आपको लगा कि ये तो कुछ नया सीख लिया, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू हो, चाहे किसी काम के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, या आपके आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हैं, लोग हैं? प्रेरणा, ये तो इतना कांस्टेंट है ना। कल ही मैं एक फिल्म मेकर्स के पैनल में थी एंड देयर वाज दिस अनदर फिल्म मेकर एक्टर जिसने बोला कि अरे ब्रिटिश एक्टर्स पता है क्या करते हैं जब उनका ब्रेक होता है, वो बीच में फ़ोन चेक नहीं करते, दे आर जस्ट रीडिंग द लाइन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड मैं तो मैंने कल ही सीखा है। आई एम लाइक, हाँ मैं स्क्रिप्ट बहुत बार पढ़ती हूँ बट ऑब्सेसिवली वाओ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू इट। तो ऐसी सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ही शायद इस फील्ड के बारे में ये है कि क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक जगह जाना है, ये काम करना है और वापस आना है। पहली बात तो काम ही कुछ नहीं है। आई डोंट मीन टू से कि हम काम नहीं करते हैं, मतलब लेकिन जो लेबर इंटेंसिव चीज़ है ना, उससे ज़्यादा हर काम के अंदर आपका जॉय इन्वॉल्व है। यू आर सो जॉयस व्हेन यू आर डूइंग इट। इवन अगर मेहनत भी कर रहे हो, इवन अगर बैक स्टेज भी कर रहे हो, तो भी जॉय है ना कि अभी नाटक होगा, कितना मजा आएगा। नॉर्मल मंडेन लाइफ नहीं चल रही है ना। आपके जो आसपास के लोगों मैंने क्या सीखा हमसे, तो ना कांस्टेंट लर्निंग तो ज़रूरी है ही। और अगर आप अपना दिल दिमाग खोल के रखोगे ना, तो हर वक्त हर इंसान से सीखते ही रहोगे, है ना। जिससे भी मिलोगे, मैं तुमसे मिलूंगी, तुमसे भी इस मोमेंट पे भी शायद मुझे ना कुछ कुछ समझ आ रहा है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये प्रेरणा ये जो कर रही है ये इंटरेस्टिंग है। तो मुझे नहीं पता मैं बड़ी बड़ी चीज़ें क्या बताऊँ, लेकिन छोटी छोटी तो चीज़ ना हर दिन कोई ना कोई कुछ नया सिखा के बता के चला जाता है। आपके इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई रोल मॉडल या फिर ऐसा कोई पर्सन रहा है जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया हो या पुश किया हो इंडस्ट्री में जाने के लिए, या फिर कि नहीं ऑलरेडी आप हो इस इंडस्ट्री में तो चलो करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे? क्योंकि आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए। इट्स नॉट फीमेल और मेल, कि कोई पीछे होना चाहिए जो बोले कि हाँ तुम जाओ करो, मैं हूँ इधर। क्योंकि वो एक लाइन ऐसी होती है कि मुझे लगता है कि जिसके अंदर वो नहीं भी काबिलियत होगी ना वो चीज़ करने की, वो कर जाएगा कि यार इसने बोला है, हाँ, ये है मेरे पीछे तो मैं करता हूँ। सो दैट कि अगर आप गिरोगे भी तो कोई आपको है कैच करने के लिए पीछे। तो प्रेरणा, इंडस्ट्री में शायद पता नहीं, लेकिन हाँ फैमिली इज़ द वन हु, जो मुझे पता है कि मैं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मतलब मैं जो भी कुछ करूँगी आई कैन ऑलवेज फॉल बैक। मैं सड़क पे भूखी नहीं मरूंगी फॉर एग्जाम्पल, है ना। उतना कॉन्फिडेंस है, वो भी तो ज़रूरी है ना, वरना मैं कैसे सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के और ये सब करूं। तो फैमिली इज़ द वन दैट केप्ट मी गोइंग। एंड इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं है पीछे जो खड़ा है, सब साथ ही खड़े हैं। That's the nice answer, सब साथ खड़े, इससे बड़ी बात क्या होती है? सब साथ खड़े हैं, ज्यादा बेहतर है कि साथ में बहुत लोग हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग। तो थिएटर में आप एक ऐसे डायरेक्टर हो, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर को मैं देखती हूँ, वो सिर्फ अडल्ट का या फिर एक एज क्राइटेरिया का ही कोशिश करते हैं कि वैसा ही प्ले करें। बट आपका क्या है कि आप चिल्ड्रंस प्ले भी बनाते हो एंड एडल्ट का भी बनाते हो, तो आपने बहुत तरह तरह के प्ले करे हैं एंड लिखे भी हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो उस बारे में कुछ बताइए कि किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है अगर आप चिल्ड्रंस के साथ प्ले कर रहे हो? पता है चिल्ड्रंस प्ले बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? When you're making a play for children, your audience is more intelligent. Adults are not as intelligent as children are. They look so sharp, so curious. वो स्मार्ट लोग हैं, तब तुम ना बकवास नहीं कर सकते। और वो ऑनेस्ट है, तुम उन्हें 1 मिनट को भी बोर करके दिखा दो, वो स्टेज पे कूद जाएंगे। कि या फिर मम्मी ये नहीं शो अच्छा लग रहा है ना, they'll cry, they'll make a ruckus. So to make a play for children that will entertain children, मतलब उन्हें ज्ञान नहीं देगा, उन्हें मजे कराएगा, तुम्हारी ऑडियंस बड़ी इंटेलिजेंट हो जाती है।
और बहुत प्लेफुल होती है। वो कहानी में कहीं भी जा सकती है तुम्हारे साथ, मतलब चिल्ड्रन तो रोज, बच्चे तो रोज प्ले कर ही रहे होते हैं ना, सो तुम्हें बस प्ले करना है उनके साथ। बड़े लोगों का प्ले बनाने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि आर दे इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड, इनको कितना पता, इनके लिए किस लेवल का एब्स्ट्रैक्शन ला सकते हैं, है ना, या कितना मेटाफर इनको मैं बता सकती एज अ राइटर। मैं बड़ों का प्ले बनाने में खुद को ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करती हूँ। चिल्ड्रंस प्ले बनाने में जो मुझे खुशी मिलती है, बिकॉज आई नो माई ऑडियंस इज विद मी, रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, रेडी टू एक्सपीरियंस एंड रेडी टू टेक इट, कि मैं जो भी कह रही हूँ वो मुझे समझेंगे। बड़े लोग तो वॉल्स बना के आते हैं, बहुत मुश्किल होता है तोड़ना, है ना, तोड़ते ही है ना। थिएटर आर्ट इसीलिए होती है कि वी एक्सप्लोर कि हम हैं क्या एज ह्यूमंस, मैं क्या हूँ और तुम जो मेरे ऑडियंस हो तुम क्या हो, और हम कलेक्टिवली क्या क्या चीज है ना। तो लेकिन क्योंकि हम सब ने वॉल्स बनाई होती है तो उन रास्तों पे निकलना पड़ता है, टू एक्सप्लोरेशन वाले रास्तों पे। तो लेकिन बच्चों के साथ तो कुछ नहीं है, बहुत मजा आता है। मैंने अभी हाल ही में, आपने तो वैसे बहुत पहले बनाई थी ये तूफान में करके, इनके यूट्यूब चैनल पे आकृति सिंह के नाम से आप लोग जरूर देखिएगा। तूफान में बहुत ही खूबसूरत मूवी है। मैंने जब देखी मैंने बोला ये तो बहुत अलग है, लाइक मतलब मुझे लगा ये कुछ है अलग था, तो काफी अलग था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो पुराने टाइम में अपने जो डायरेक्टर थे, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल जी, गोविंद निहलानी, इनके काम देखे मैंने, तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर मुझे कहीं ना कहीं सिनेमेटोग्राफी में, राइटिंग, स्टोरी एकदम अलग फील हुआ। तो मुझे लगा ये बहुत फ्रेश, और जैसे बोलते हैं ना कि ताज़ी हवा एकदम से आ गई से जब गर्मी लग रही होती है, तो ऐसा काइंड ऑफ। तो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगी। तो उस मूवी के बारे में, उसका क्या एक्सपीरियंस था और आपको कब लगा कि मुझे ये मूवी बनानी है, कहाँ से वो आइडिया आया और इस तरीके से बनानी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, मतलब फिल्म तो मैं बहुत पहले से बनाना चाह रही हूँ, मतलब जब से मैं टीवी कर रही हूँ तब से मुझे लग रहा है इनसे हो नहीं रहा है, मुझे करना पड़ेगा। I have to do something also। मतलब एज अ वुमन हमारी कहानियां तो सुनाई नहीं जाती, हमारे नजरिए से सुनाई नहीं जाती है, तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी कहानियां सुनाऊं, हमारी कहानियां सुनाऊं। तो मुझे फिल्में तो बनानी है, एक बन गई है, 100 और बनानी है। तो मैं और भी कहानियां लिख रही थी, और भी फिल्में हैं जो मैंने पूरी लिख के रखी हुई थी, बट समहाउ जब 8 टाउन तूफान में एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है ना, कि वो सच में एक महारानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरी 1970 के आसपास, और 11 साल वो वहाँ वेटिंग रूम में रहती रही, ये कह के कि अवध की जो मेरी जायदाद है वो मुझे वापस कर दी जाए, जो अंग्रेजों ने ली थी, अब इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो वो कहानी इतनी कंपेलिंग थी प्रेरणा, कि मुझे लगा यार ये तो बनानी पड़ेगी। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ये थी कि क्योंकि वेटिंग रूम की कहानी थी, अगर मैं मतलब प्रोडक्शन वाइज बोलूं, बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट फिल्म, आई रियलाइज्ड द मोमेंट आई रेड द आर्टिकल, और मतलब वो मैं एक प्ले की रिसर्च करते हुए गालिब के बारे में कुछ पढ़ते हुए आई गॉट इट, कि ये तो मेरे एक ही तो लोकेशन है, और तो फिल्म में फिर एक लोकेशन नहीं है, फिर तो हमने बहुत एक्सपैंड कर लिया, हमने इंदिरा गांधी का ऑफिस भी दिखाया, बट मुझे प्रोडक्शन वाइज भी समझ आया कि ये एक फिल्म है जो मैं अभी बना सकती हूँ, और कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे पास मेरे सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करेंगे। तो और ना क्या हुआ कि थिएटर बना के ना साथ काम करने की, और जीरो से, स्क्रैच से, बिना पैसे के कोई चीज बनाने की प्रैक्टिस हो गई है। मुझे पता है कि मुझे कुछ बनाना है ना, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए उसके लिए, एक तो मुझे दिमाग चाहिए, दूसरा मुझे मेरे दोस्त चाहिए, who will come, we will collaborate and we will make anything in the world। मतलब हम कुछ भी बना सकते हैं, हम जुरासिक पार्क भी बना सकते हैं, है ना। मनी नहीं होती है रिस्ट्रिक्शन, there are other things which are more precious than money। मनी तो किसी चीज की वैल्यू लगाने के लिए है, वैल्यू मनी थोड़ी है, है ना। तो मेरे पास वो वैल्यू ना इतने साल काम कर करके बहुत इकट्ठी हो गई है। लाइक आई कैन टॉक टू पीपल एंड आस्क देम कि मेरे साथ काम कर लो, या जो भी कुछ।
तो बस हम सब ने ऐसे कोलैबोरेट किया और ना बस डिसाइड किया चल उठते पिक्चर बनाओ, तो बना दी। ऐसी कोई बड़ी चीज होती नहीं है फिल्म बनानी जितना इन्होंने हवा बना रखा है ना। ओ माय गॉड, इतने करोड़ का बजट, करोड़ के बजट में भी इफ योर अगर तुम्हारा दिमाग कमजोर है तो क्या ही कर लोगे, पैसा वैल्यू थोड़ी है। इट्स लाइक ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड जो आपके आसपास के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, collective things that we do and the joy that we have in our heart of creating something new। मतलब जैसे थिएटर वगैरह करके ना, या कोई भी चीज जब आप बनानी शुरू कर देते हो ना तो आपको वो जॉय पता होता है कि जब ये बन जाएगी तो कितना मजा आएगा। तो हर बार आप रुक ही नहीं सकते ना, आपको बार बार ना वो कंपेल करता है कि यार वो वाला मजा तो किसी चीज में आ नहीं रहा, कुछ बना लेते हैं, लेट्स मेक समथिंग न्यू। तो इस चक्कर में चीजें बनती रहती हैं। क्योंकि मैं देखती रहती हूँ आप हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। आपने अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट फिल्म भी बनाई सॉफ्टवेयर किस। हाँ सॉफ्टवेयर किस, और अभी एक और आने वाली है, इट्स कॉल्ड मिष्टी, हॉरर है। नाइस। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हो, जैसे अभी आपका एक प्ले भी करने वाले हो आप, आई थिंक पृथ्वी थिएटर में दिसंबर के फेस्ट में 30 दिसंबर को है, पृथ्वी हाउस पे 5 बजे 7 बजे, एंड इट्स कॉल्ड दैट्स व्हाट शी सेड। तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताना चाहें, हल्का सा रिवील कर दें। तो हमने, जैसा मैं तुम्हें फिल्म में भी बोल रही थी ना कि मेरी कहानी तो सुनाई नहीं है किसी ने, विमेन्स स्टोरीज कितनी कम है। तो ऐसे ही मुझे लगा कि जब हम पोएट्री की बात करते हैं तो हमें पता है कि आदमी औरत को पोएट्री में कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि यह तेरी जुल्फें और तेरी कमर और तेरी लज्जा के बुलकरा। तो ये कब जानेंगे कि जब औरतें अपने लवर को डिस्क्राइब करती हैं तो वो क्या शब्द यूज करती हैं, उन्होंने इतनी सेंचुरीज में क्या क्या कहा है अपने बिलवेड के बारे में, क्योंकि थोड़ी बहुत कम विमेन पोएटेसेस को हम जानते हैं। हाँ। तो मैं बहुत पहले, मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि ऋग्वेद में लिखी हुई चीजें मुझे मिल रही हैं, जो मैत्रेयी जो एक थी फिलोसोफर, उन्होंने लिखा हुआ है, पोएट्री लिखी हुई है। तो इस सब का कुछ कलेक्शन है, कुछ गाने हैं, है कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आके देखना। हाँ बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। और 30 दिसंबर। अब जैसे जैसे हम अपने इंटरव्यू के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई ऐसी चीजें या ऐसी कोई बात शेयर करें जो मैंने आपसे नहीं पूछी हो, जो मतलब मेरे ध्यान में नहीं आई, या आपको लगता हो कि प्रेरणा यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन। तो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई मेमोरी या फिर ऐसा कोई लर्निंग जो आपका रहा हो लाइफ में अभी तक का, कि ये आई थिंक मुझे बताना है लोगों को, कि ये हर इंसान को पता होना चाहिए, या ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, चाहे इसे फ्री का ज्ञान समझ लो या फिर एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन उसको आप ले लो, ऐसा कुछ। मैं तो सबको, मतलब पूरी दुनिया को, शायद खासकर हमारे देश के लोगों को, क्योंकि मैंने तो अपने ही देश के लोग ज़्यादा देखे हैं, यही बोलना चाहूँगी कि ना, डोंट सेटल एज इन want more from life, be more alive। मुझे पता है सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको धक्का दे दे के नीचे दबा रही होती हैं, है ना, पूरी ज़िंदगी। बट जितने छोटी छोटी चीज़ों में भी, जितने में भी ना तुम जॉय ढूंढ सकते हो या मज़े कर सकते हो या कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर इन अ जॉब और वट एवर, बी मोर अलाइव। वी कम फ्रॉम अ ब्यूटिफुल कंट्री जो कितनी एंशंट है, कितनी स्पिरिचुअल है, कितना कुछ है हमारे पास। मुझे कभी कभी लगता है कि अरे यार हम सब कुछ खो रहे हैं क्या, आर वी गोइंग डाउन द ड्रेन। तो मुझे पता नहीं, मतलब मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, बट आई वुड से कि डू मोर, लर्न न्यू थिंग्स, बी मोर अलाइव, मेक थिंग्स ब्यूटिफुल फॉर एवरीबडी, फॉर योर सेल्फ, सीक ब्यूटी, बस यही बोलूँगी। अब जैसे कि अभी आपने बताया कि फीमेल सेंट्रिक जो चीजें होती हैं, तो आपका जो टेस्ट है, तो आप इन फ्यूचर किस तरह का काम करना चाहते हो, और आप लाइक अपने काम से ये दिखाना चाहते हो कि किस तरीके का काम आप हम सभी को दिखाना चाहते हो? मैं तो मजे करना चाहती हूँ और मजे करवाना चाहती हूँ। मैं दुनिया और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को कुछ समझाना या सिखाना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ whatever we are, let's become better, fun, happier, and
बस मतलब इवन तूफान में भी वो जो फिल्म जो मुझे लगा मतलब बहुत कुछ उसमें डीप है बट ऑल्सो मस्ती है। लाइक एक औरत झूठ बोल रही है सपोज कि अरे मेरा बहुत मजे है ना, वो तो बहुत मजे ले रही है जिंदगी से, वो नॉर्मल नहीं जी रही है। तो मैं बस मस्ती कराना चाहती हूँ, खुद खुश रहना चाहती हूँ, सबको खुश रखना चाहती हूँ और दुनिया मेरे काम से खूबसूरत होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। ये आपने बहुत बड़ी और सही बात है कि दुनिया मेरी वजह से खूबसूरत होनी चाहिए, खराब नहीं। मैं तो आपके साथ मेरा काम का भी एक्सपीरियंस रहा, तो मैं तो आपको पर्सनली प्रोफेशनली दोनों जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलते हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बैलेंस कर पाते हैं, या तो प्रोफेशनल उन पे हावी हो जाता है या पर्सनल। बट आपका इतनी खूबसूरत चीज है आप में ये बात है कि आप दोनों ही बैलेंस करके चलते हो। ये सीखने वाली बात मुझे पता भी नहीं। मुझे पता है क्योंकि मैंने तो काम किया है। एंड ये मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बहुत सारे प्लेस करे हैं, तो आपका एक प्ले है वो कॉर्पोरेट बुलशिट जॉब्स, हाँ मैंने देखा है। एंड आपने हॉरर प्ले भी किए हैं, घोस्ट रोस्ट, एंड प्लस अभी आपके और पोएटिक लेवल पे जॉब बनाने वाले कुछ म्यूजिकल इंटरेस्टिंग, प्लस आपने नाचारी किया है। तो आपके सारे प्ले एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो अगर कोई दो इंसान देखे जाके तो उसे नहीं, वो मतलब जैसे हम कई बार काम देख के बता देते हैं ना ये संजय लीला भंसाली का सेट होगा, पता चल जाता है। बट आपका काम ऐसा है कि अगर देखें तो ये नहीं कह सकता कि अच्छा इससे आकृति ने बनाया और इसे भी आकृति ने बनाया, तो आप डिफरेंट आकृति दिखाते हो अपने हर चीज में। तो ये कैसे करते हो आप? मेरे ख्याल से ना, जो मैंने शुरू में बोला था कि मुझे हर चीज, मुझे बहुत इंटरेस्ट है लाइफ में और बहुत सारी वाइड चीजों में इंटरेस्ट है। मुझे तुम कुछ भी नया सीखने को बोलो ना, मेरा दिमाग ऐसे खुल जाता है फूल की तरह, हाँ अब मजा आया। तो आई थिंक वो वाइड इंटरेस्ट होने की वजह से अलग अलग तरीके के नाटक बन पाते हैं। ठीक है, मुझे नचारी बनाते हुए इस बात में इंटरेस्ट था कि यार मैथिली कितनी सुंदर भाषा है ना, और बुलशिट जॉब्स बनाते हुए इस बात में इंटरेस्ट था कि शिट व्हाट हैव वी बिकम, मतलब जो हम मैनेजर के ऊपर मैनेजर है, हम क्या बनते जा रहे हैं, है ना। तो यार ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो कहीं से आता है, बट मुझे बस इतना पता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन सो मेनी थिंग्स कि दे कम टू मी एंड देन आई नो कि अच्छा इसका नाटक बन जाएगा। शायद इस वजह से अलग अलग होते होंगे, बाकी नहीं पता। एक क्वेश्चन है जो कि मेरे माइंड में बहुत बार आता है, आई थिंक यू आर द बेस्ट वन जिससे मैं ये पूछ सकती हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी फील्ड में जाते हैं, चाहे हम एज एन आर्टिस्ट हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाए, या फिर एक्टर हो, डायरेक्टर हो, जो भी हो, तो कई बार जब हम नए नए होते हैं तो हम फंस जाते हैं कि अच्छा मुझे इस डायरेक्टर के साथ जाना है, या हमारा इतना हम चंचल होते हैं काइंड ऑफ कि हमें लगता है यार हम सबके साथ काम कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी में बहुत सारे डायरेक्टर हैं, तो इनके साथ भी कर लूँ, इनके साथ भी कर लूँ, बट जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो धीरे धीरे वे रियलाइज कि नहीं मेरा टेस्ट ये, मुझे ना इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, तो वो काफी टाइम बाद समझ में आता है। इवन ये मेरे साथ भी हुआ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो इस फील्ड में उतरे हैं एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, कि वो किन किन चीजों पे ध्यान दें और कैसे उन चीजों को प्रोसेस में लाएं और वो डिसाइड कर सके कि नहीं मुझे इनके साथ करना चाहिए या फिर इनके, और अगर वो उनके साथ काम ना भी करें तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद पे काम कैसे कर सकते हैं उस चीज को बेहतर करने के लिए? देखो, जो ये है कि थिएटर में ही तुम ज्यादातर पूछ रहे हो ना कि किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, किसके नहीं, क्योंकि फिल्मों में तो हम ऑडिशन देके जनरली डायरेक्टर इज चूजिंग द एक्टर इंस्टेड ऑफ द, थिएटर में भी, बट तुम्हारा शायद सवाल थिएटर का ही है। जी हाँ। तो यार कोई भी तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हिट एंड ट्रायल, कि आपको काम ही करके देखना पड़ेगा ना किसी के साथ। कोई ऐसा हो सकता है बड़े अच्छे नाटक बनाती हो पर टॉक्सिक हो कि तुम्हें उसकी रिहर्सल में जाके तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा, इतना अब्यूज हो रहा है, तो मत करो उसके साथ काम, कोई फर्क नहीं पड़ता नाटक कैसा है ना। तो बट जब तक तुम किसी के साथ काम नहीं करोगे ना, तब तक तो कोई तरीका नहीं है। लाइक आई हैव वर्कड विद पीपल व्हेन लेटर आई रियलाइज्ड कि व्हाई डिड आई वर्क विद देम, मतलब मैं कुछ नहीं सीखी और मेरा टाइम वेस्ट हो गया, एंड ऊपर से दे वर सो अब्यूजिव। क्या ज़रूरत थी मुझे ये करने की? बट समटाइम्स शायद उसी के चक्कर में मैंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया हुआ है कि मैं खुद ही बना लूँगी, जाओ मैं खुद
मुझे किसी ने बोल दिया था एक दिन एक रिहर्सल में, कुछ उर्दू का शब्द था, मुझे गालिब बहुत पसंद है, मैंने नाटक भी बनाया गालिब पे, तो मैं गालिब का एक शेर पढ़ रही थी, तो उन्होंने किसी और को कहा कि अरे इसको उर्दू सिखाओ। मैं इतना चिढ़ गई, मैंने घर आके पर्शियन सीख ली। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नेगेटिव तुम्हें मिलता है ना, उसकी वजह से तुम कुछ और अच्छा कर जाते हो, दैट बिकम्स लाइक अ बूस्ट फॉर यू। तो सारे एक्सपीरियंसेस काम ही आएंगे, करते जाओ काम, है ना। बट हाँ, खुद को बचा के रखो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी अब्यूज़ लेने की। दिस वी आर नॉट लिविंग इन दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड कि एक गुरुजी बैठे हैं और जो सबको बता रहे हैं कि जी तुम ये करो, नहीं। इट इज़ कोलैबोरेटिव, थिएटर इज़ कोलैबोरेटिव, सबकी सुनी जाएगी, डेमोक्रेटिक है। तुम कोई हमें करोड़ों रुपए नहीं दे रहे हो ये शो करने के, तो इट्स बेटर दैट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ हर्ड एंड नो वन इज़ मेड फील छोटा, किसी को महसूस नहीं कराना चाहिए। फिर तुमने पूछा कि एक्टर्स को क्या करना चाहिए। मुझे तो सिर्फ एक चीज़ समझ में आई है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक्टर्स को बहुत पढ़ना चाहिए। दे शुड रीड बुक्स। अपने आप ही 4-5वीं किताब पे आते ही अपने आप दिमाग के फाटक खुलेंगे, तुम्हें एक्टिंग की इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑफ कोर्स बाकी सारे फंडे तो सबको ही पता है कि ऑब्जर्वेशन, लाइफ एक्सपीरियंस, ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन, वर्क ऑन योर बॉडी, मेडिटेट, बट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डेवलप योर ब्रेन एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड। बहुत सारा पढ़ना चाहिए, दैट विल मेक अ बेटर एक्टर। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो एक तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर का पता चलता है। हाँ, तुम्हें दुनिया दिखती है किसी और की नज़र से। ये प्रिविलेज और किस चीज़ में है बताओ? फिल्मों में है, बट फिल्मों में तो हमारी फिल्मों की नज़र क्या है, कहाँ है और क्या है, वो तो हम ही जानते हैं। नाइस। तो अभी हमारे इंटरव्यू का काइंड ऑफ समापन हो गया है, एंड इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं 1 to 1 विद प्रेरणा, इसका नाम ही है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसमें या तो आप उसका 1 सेंटेंस में 1 वर्ड में आंसर दे सकते हो, यस और नो, और स्किप अगर करना चाहो, अगर आपको लगे ऐसा क्वेश्चन है तब स्किप कर सकते हो। तो अभी हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, शुड वी? हाँ। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपका कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा हो इंडस्ट्री में? अरे ये रैपिड फायर है। अरे यार स्लो रैपिड फायर करेंगे। नहीं, फास्ट कर लेते हैं। एम्बैरेसिंग, अरे यार मैंने तो एम्बैरेस ही होना छोड़ दिया ना, तो कहाँ से एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा? व्हाट विल आई बी एम्बैरेस्ड अबाउट? आई एम सो कूल। आपने किया कभी किसी को एम्बैरेस? आपके वजह से कोई हुआ है इन केस? यू रिमेंबर? नहीं, आई डोंट रिमेंबर, सॉरी। इट्स ओके। फेवरेट मूवी? अमेली, फ्रेंच फिल्म है। 3 books that you want to recommend? मैंने बुक पढ़ी है माइंड्स आई करके, और एक्चुअली आई एम अ स्ट्रेंज लूप। हाँ, वो पढ़ के ना मैं एथीस्ट हो गई हूँ। वो इतनी स्ट्रॉन्ग किताब है, आधी पढ़ के मुझे बंद करनी पड़ गई कि अरे यार ये किताब क्या कर रही है मेरे साथ। देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो कॉन्शियसनेस, व्हाटएवर। तो इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड दे कैन रीड आई एम अ स्ट्रेंज लूप। फिर मेरी एक बहुत फेवरेट ऑथर है, ब्रिटिश ऑथर स्कारलेट थॉमस, एंड ऑफ मिस्टर वाई उनकी एक किताब है। शी इज़ सो ब्रिलियंट एंड शी इज़ ऑफ आवर टाइम, लाइक कुछ ही साल बड़ी होगी हम लोगों से। और तीसरी किताब, मुझे तो इतनी सारी किताबें पसंद है कि ओके, माइकल ऑनदाते की इंग्लिश पेशेंट, जो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी या फिल्म देखी होगी, बट फिल्म मत देखो, किताब पढ़ लो। इंग्लिश पेशेंट। These 3 books. Do you meditate? Yes, I do. Drink? I very rarely, in fact मैंने ना, तो if I go to a party तो लोग तो यहाँ पे तो like they offer you कि भाई पी लो, तो मुझे ना ये समझ आ गया कि अगर मैं इन्हें मना करूँगी तो खून पिएंगे, दिमाग खाएंगे। oh you don't drink this and that तो मैं लेती हूँ, मैं फ्लावर पॉट्स के पीछे रख के आ जाती हूँ। I don't enjoy drinking, I don't feel like drinking. Favorite place? Paris, France. Where do you, आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? Which post? If you want to say. Which post? Yeah, like any. I'll replace Shah Rukh Khan. Nice. No, because like this why not? Answer. Yeah, if you want to say anything. अगर आप लॉटरी जीत जाते हो तो फिर आप क्या करोगे सामान का? उस पैसे का बांट दूंगी। वर्ल्ड सिनेमा? मतलब मुझे कौन सा पसंद है, या whatever you want to say about world cinema?
मैंने ना अभी रिसेंटली कोई बोल रहा था कि हमें हर कंट्री की एक एक किताब पढ़ के देखनी चाहिए ये जानने के लिए कि वहाँ के लोग, मतलब जस्ट टू नो पीपल। तो आई थिंक ऐसे ही शायद हमें हर कंट्री की एक एक फिल्म देखनी चाहिए टू नो कि, एक से ज़्यादा देखनी चाहिए, कितना टाइम है फिल्में देखने को, टू नो कि व्हाट आर पीपल, व्हाट आर वी। वन वर्ड अबाउट फैमिली। लव, फ्रेंड्स, सपोर्ट, ओके, यू हेट boredom. I hate being bored. one good thing about you. I'm cute. And one bad thing about you. I can get really angry. Favorite color? Pink. Okay, you want to say anything about our podcast, our people? अरे कितना मजा आ गया यार ये, एंड आई लव यू प्रेरणा। आई एम सो हैप्पी कि तू मतलब इतना कुछ कर रही है। आई हैव सीन हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, कितनी मेहनत करती हो तुम, एंड आई विश यू जस्ट कीप ग्रोइंग एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन। you're doing awesome. I love you. लव यू टू एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि एज अ वुमेन, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्ट्रेस, पता नहीं इतने सारे काम आप करते हो, शायद मैं कुछ नाम भी ना ले पाऊँ। तो मुझे लगता था कि आप काम इतना सारा करते हो और आप बहुत मोटिवेटिंग हुए। मैंने आपके साथ पर्सनली काम किया है तो मुझे लगा कि नहीं, आपका होना चाहिए ये तो पॉडकास्ट, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट हम सभी के लिए बहुत ही खास होगा, एंड जो भी लोग इसे सुनेंगे और देखेंगे वो बहुत इंजॉय करेंगे सो मच क्रिएटिविटी के साथ। एंड शायद वो आपकी चीजों से इंस्पायर हो। तो कुछ लोगों के बारे में तो नहीं, अगर किसी एक की भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो आई थिंक इससे बेस्ट थिंग कुछ नहीं है। एंड आई थिंक, आई एम नॉट थिंकिंग, एक्चुअली आई एम सेइंग कि ये होगा, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई एम सो मच इंस्पायर्ड विद यू, दैट्स व्हाई। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेरणा, लव यू सो मच।